हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। लेक्चर नंबर 2 में आज हम सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। साथ में कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन आयनिक स्पीसीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। और सबसे पहला पॉइंट लिखेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा था, साथ में उसका मास याद करने का ट्रिक भी बताया था। आई होप आपको याद कर लिया होगा और आपको मास भी याद होंगे। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उसके पैर के पास लिखते हैं z, उसके सर पे लिखते हैं a। z का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। a का मतलब क्या है? एटॉमिक मास। क्या भाई? एटॉमिक मास। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, z और a। ठीक है। मास को इधर लिख सकते हो या इधर भी लिख सकते हो। जहाँ z का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर, a का मतलब क्या है? एटॉमिक मास। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अपने पास जैसे सोडियम है तो Na लिख दिया। कितने पे आता है सोडियम? 11 पे। और इसका मास कितना होता है? 23 लिख दिया। इसको ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो। 11 पे आता है, इसका मास कितना होता है? 23। दोनों बात सही है। ठीक है। जैसे अपने पास कैल्शियम है, कैल्शियम कितने पे आता है? 20 पे। इसका मास कितना होता है? 40। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। 20 यहाँ लिख दो, 40 यहाँ लिख दो। ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है, 7 पे आता है, इसका मास 14। ये ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख दो। ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। पैर के पास उसके लिखते हैं z, उसके सर पे लिखते हैं a। z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, a का मतलब होता है एटॉमिक मास। बात समझ में आई? सबसे पहला पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जैसे मैं आपको बोलूं अपने पास है Na प्लस Na और Na माइनस। ठीक है। तो देखो, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। ठीक है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। जिस पे से नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं भाई? एनायन। बात समझ में आ रही है? तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फॉर न्यूट्रल एलिमेंट्स के लिए बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। न्यूट्रल एलिमेंट्स मतलब जिस पे कोई चार्ज ना हो। तो देखो, न्यूट्रल एलिमेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपने पास ये एटम है, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन कौन मिलता है भाई? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है। तो किसी भी एटम का न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कर दोगे, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास। किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास। इसका मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन किसके एटॉमिक मास को किसे दिखाते हैं? ए से। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन किसके इक्वल हो जाएगा? ए के। ठीक है। फिलहाल हम बात करें न्यूट्रल एलिमेंट्स के लिए। तो न्यूट्रल एलिमेंट्स के लिए जितना Z होता है उतना ही E होता है, उतना ही P होता है। Z मतलब एटॉमिक नंबर, E मतलब इलेक्ट्रॉन, P मतलब प्रोटॉन। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, C है, कोई पूछे इसका Z बताइए, E बताइए, P बताइए। ठीक है। और इसका A बताइए और इसका N बताइए। Z मतलब एटॉमिक नंबर, E मतलब इलेक्ट्रॉन, P मतलब प्रोटॉन, A मतलब एटॉमिक मास, N मतलब न्यूट्रॉन। तो देखो, कैल्शियम कितने पे आता है? 20 पे। कैल्शियम पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल के लिए जितना Z उतना ही E। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 20। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 20। और आपको पता है कैल्शियम का मास कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। ठीक है। अब निकालना है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? जरा ध्यान से देखिए। मैंने बात किया कि फॉर न्यूट्रल एलिमेंट जितना Z उतना ही P। इसका मतलब Z बराबर P है। तो जहां पे P लिखा वहां पे Z लिख सकता हूं। तो जहां P लिखा वहां Z लिख दीजिए। तो न्यूट्रॉन जहां P लिखा है Z इक्वल्स टू क्या? E।
तो न्यूट्रॉन निकालना तो कैसे निकालोगे, ए माइनस जेड, मतलब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास कितना है 40 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। इसको नोट करिए, एक दो एग्जाम्पल से और समझते हैं। दिखाई दे रहा है, क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है ठीक है। इधर बात कर लूँ मैं, कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अपने पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कोई पूछे इसका ZEPAN बताइए, ठीक है ठीक है। तो नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है, तो नाइट्रोजन कैसा है, न्यूट्रल। तो जितना Z होगा उतना ही क्या होगा E, उतना ही क्या होगा P। अब बात करें एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कितना आता है नाइट्रोजन का 14। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए तो कितना रहेगा 7। तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे इसमें 7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, तब तक इसको एक बार नोट कर लीजिए। आप कर लिया नोट, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। आइए आगे बात करते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास हो सिलिकॉन, इसका ZEPAN बताइए, ZEPAN। तो सिलिकॉन कितने पे आता है भाई 14 पे, क्योंकि सिलिकॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो जितना Z उतना ही E उतना ही P। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सिलिकॉन का मास कितना होता है 28, ठीक है। मास याद करवा रखा हूँ पिछले लेक्चर में। वैसे ही न्यूट्रॉन निकालना हो तो मास माइनस नंबर, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 14, ठीक है ठीक है। तो ये हमने बातें कर ली कि किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसका मास क्या होता है, ठीक है ठीक है, और कैसे फाइंड करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। बात समझ में आई भाई, आई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे सीखते हैं हम आयंस के बारे में। किसके बारे में, आयंस, आयनिक स्पीशीज के बारे में। तो देखो आयंस जो होते हैं वो दो तरह का होता है अपने पास। एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैटायन क्या होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन क्या होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, उसको क्या बोलते हैं एनायन। देखो कैटायंस की कुछ इंपॉर्टेंट कैटायंस की बात करो, जैसे H+, तो इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। जैसे मैं बात करूँ Li+, इसको क्या बोलते हैं लिथियम आयन, लिथियम आयन, ठीक है। जैसे Na+, इसको बोलते हैं सोडियम आयन, सोडियम आयन। वैसे बात करूँ Be+2, इसको बोलते हैं बेरिलियम आयन, बेरिलियम आयन, ठीक है। वैसे बात करूँ Mg+2, इसको क्या बोलते हैं मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। उसी तरह बात करूँ Ca+2, इसको क्या बोलते हैं कैल्शियम आयन। उसी तरह अगर मैं बात करूँ NH4+, इसको क्या बोलते हैं अमोनियम आयन, ठीक है ठीक है। तो ये अपने होते हैं आयंस। कुछ कैटायंस होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे और धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है ठीक है। उसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट एनायन की बात करूं तो सबसे पहला आता है H-, इसे क्या बोलते हैं हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन, ठीक है। जैसे PO4 पे -3, इसे क्या बोलते हैं फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। उसी तरह मैं बात करूं PO3 पे 3-, इसे क्या बोलते हैं फॉस्फाइट आयन, ठीक है। उसी तरह CO3 पे 2-, इसे क्या बोलते हैं कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, ठीक है। इसी तरह मैं बात करूं SO4 पे 2-, इसे क्या बोलते हैं सल्फेट आयन, सल्फेट आयंस।
उसी तरह कोई बोले OP-2 जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन। उसे कोई बोले OP-1 जिसको क्या बोलते हैं, परऑक्साइड आयन। उसी तरह कोई बोले ऑक्सीजन पे -½ तो इसको क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, आ रही है। इसके अलावा कुछ और है, जैसे N पे -3 इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन। कोई बोले C2O4 पे 2- इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट आयन। ठीक है, कोई बोले MnO4 पे -, इसको बोलते हैं पर मैग्नेट आयन। उसी तरह कोई बोले Cr2O7 पे 2- इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनायंस है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो आने वाले समय में बहुत काम आएंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे इसमें एक और ऐड कर दूं मैं, HCO3 पे -, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनायंस है और ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटायंस है जो आपको धीरे धीरे याद करने होंगे, जो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा यूज होंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए। कर लिया भाई नोट? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। अब हम बात करते हैं कि आयनिक स्पीसीज में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आइए इसमें एक और लिख लीजिएगा, सबसे फेमस तो रह गया OH-, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रो ऑक्साइड। धीरे धीरे मैं बताते चलूंगा आपको। हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है, OH पे माइनस, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है, ठीक है। तो आपको मैं धीरे धीरे आयंस, अभी तो इतना करा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत सारे आयंस याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है, अपने पास किसी ने दे दिया Na+, और कोई पूछे इसमें बताइए मेरे को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसका मास। Na+ दे दिया, Na- दे दिया। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले Na ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं Na+, और फिर ले लेते हैं Na-। ठीक है, ठीक है। Na कितने पार्ट, कोई पूछे ZePNAN। ठीक है, ठीक है। यही सवाल तीनों के लिए है। ZE, इसके लिए भी ZePAN, ZePAN। ठीक है, ठीक है। तो सोडियम, जैसे मैंने बताया, सोडियम कितने पे आता है, 11 पे। अब देखो, क्योंकि न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो जितना Z होगा उतना ही E होगा, उतना ही P होगा। बताया था मैंने आपको, क्योंकि न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज नहीं है। इसकी मास की बात करूं तो इसके मास कितना आता है भाई, 23। क्या आता है, 23। अब मैं बात करूं इसके न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, 23 - 11, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 12। कितना जाएगा, 12। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। इसी तरह मैं Na+ की बात करूं, Z, तो Z तो चेंज नहीं होगा, इसका भी Z कितना होगा, 11। लेकिन ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। एक प्लस का मतलब क्या है, एक प्लस का मतलब +1 लिखा है ना, प्लस लिखा है मतलब +1 लिखा है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को डोनेट कर दिया। क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो पहले कितने थे इसके पास, 11 इलेक्ट्रॉन, अब कितने बच जाएंगे, 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ना। क्या प्रोटॉन पे कोई फर्क पड़ेगा, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फर्क कहाँ पड़ता है, इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर होता है और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि आपको पता है, जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन, ये एटम में, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन को निकालने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू जो बाहर सराउंडिंग कर रहा है। ठीक है, ठीक है। इसलिए पूरे केमिस्ट्री में जिसका एक्सचेंज होता है ना, वो सिर्फ किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 था, 11 ही रहेगा। अब बात करूं मास, तो मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मास में कितना रहेगा, 23 रहेगा।
फर्क कहाँ पड़ेगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे। बात करो न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लेकिन न्यूट्रॉन कितना रहेगा? 12। ठीक है, ठीक है। उसी तरह मैं अगर बात करूँ Na माइनस, तो एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, जेड कितना रहेगा? 11 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ेगा। माइनस मतलब -1, -1 का मतलब क्या हुआ कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, पहले कितना था? 11, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, तब कितने हो जाएंगे? 12। प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो उसके मास पे कोई फर्क पड़ेगा, ना तो उसके कोई न्यूट्रॉन पे कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। फर्क कहां पड़ता है? देखो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, मिटा दूं? मिटा दीजिए। इसी तरह अगर मैं और भी एग्जांपल्स लूं, जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है? अपने पास है हाइड्रोजन H+ और H-। ठीक है, ठीक है। वही क्वेश्चन रहेगा, Z, E, P, A और N बताना है। तो हाइड्रोजन कितने पे आता है भाई? बताइए आपको। हाइड्रोजन आता है हमारा 1 पे। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो जितना Z उतना ही E और उतना ही P, तीनों बराबर होंगे। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास माइनस नंबर, तो 1 - 1 कर दो इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन का पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन कितना होता है? 0। याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। सॉरी। अब देखिए H+ की बात करो तो इसका नंबर चेंज होगा नहीं, 1 रहेगा। इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो देखो प्लस का मतलब बताया, 1+ लिखा हुआ है। 1+ मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया। पहले कितने थे? 1 इलेक्ट्रॉन था, अब 1 इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट कर दिया, तो कितने बच जाएंगे? 0। ठीक है, ठीक है। प्रोटॉन पे कोई चेंज नहीं आएगा, मास पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, और न्यूट्रॉन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। वैसे बात करो H- का, तो एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा। अब -1 का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी से ले लिया, पहले 1 था, 1 और ले लिया, तो कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, ठीक है। प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रॉन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ कहाँ पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन पे। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। नोट करिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास हो नाइट्रोजन और N पे -3, इसमें कोई Z पूछे, E पूछे, P पूछे, A पूछे और N पूछे। ठीक है, ठीक है। तो Z नाइट्रोजन कितने पे आता है? 7 पे, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो जितना Z उतना ही E उतना ही P। ठीक है, ठीक है। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास माइनस नंबर, तो 14 - 7, तो कितने रहेंगे? 7। ठीक है, ठीक है। उसी तरह इसकी बात करूं तो नाइट्रोजन कितने पे आता है? 7 पे। पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, -3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया। पहले 7 थे, अब कितने हो जाएंगे? 10। प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास पे भी कोई नहीं फर्क पड़ेगा, और न्यूट्रॉन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। उसी तरह कोई बात करे, देखो Al+3, कोई पूछे Z, E, P, N, A, N। ठीक है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा। एल्यूमिनियम कितने पे आता है? 13 पे। न्यूट्रल स्टेट में एल्यूमिनियम के पास कितने होते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया। पहले कितना था? न्यूट्रल स्टेट में 13 +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितने बच जाएंगे? 10। प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13 रहेगा। मास कितना होता है? 27। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास माइनस नंबर, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया? 14। कितना आ गया? 14। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिए एक बार। आया समझ में? आया। तो ये तो हमने बात की। ठीक है, मिटा दो, मिटा दो।
अगर वैसे ही कोई आपसे पूछ ले फॉस्फेट आयन, क्या पूछ ले, PO4 पे -3, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन में कोई पूछ ले आपसे इलेक्ट्रॉन बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बता सकते हैं फॉस्फेट आयन में फास्फोरस कितने हैं, फास्फोरस कितने हैं भाई, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद है फास्फोरस के पास 15 पे आते हैं, तो फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने पे आता है, 8, तो न्यूट्रल स्टेट में ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 एकम 15, 8 चौक 32, 5 2 7, 3 और 1 4, ठीक है, ठीक है। और तो इसमें -3 है, -3 मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसमें +3 कर दो, तो कितना रहेगा 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। इसी से कोई पूछता है इसमें बताइए प्रोटॉन बताइए, प्रोटॉन, तो मैं सिंपल वही काम करता, कितने फास्फोरस है भाई, 1 फास्फोरस है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। अब फास्फोरस के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 15 होते हैं, याद है ना, न्यूट्रल स्टेट में फास्फोरस के पास कितने होते हैं, 15 होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 15 कम 15, 8 चौक 32, 5 2 7, 3 और 1 4, तो 47। मैंने बताया आपको प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक्सचेंज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे 3 प्लस मत कर देना, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह मैं बात करूँ न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के लिए कैसे निकालेंगे, फास्फोरस कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। फास्फोरस के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं, याद करो फास्फोरस के पास कितना, इसका मास कितना होता है 31 और नंबर कितना होता है 15, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, मास माइनस नंबर, तो 31 में से 15 गया कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16, तो कितना आएगा 16। ऑक्सीजन के पास न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और नंबर होता है 8, 16 माइनस 8 8, 16 एकम 16, 8 चौक 32, तो 6 2 8, 3 और 1 4, तो 48। बात समझ में आई, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 48। न्यूट्रॉन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क कहाँ आता है, इलेक्ट्रॉन पे, देख सकते हो आप, ठीक है। प्रोटॉन इतना है और न्यूट्रॉन इतना है, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। मिटाऊं, मिटा दीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एक कैटायन वाला ले लेते हैं NH4 पे प्लस, कोई पूछे इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन बताइए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बताएंगे, तो देखो नाइट्रोजन कितने हैं इसमें 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल स्टेट में 7, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 7 एकम 7, 4 एकम 4, 7 4 11, क्योंकि प्लस है, प्लस मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन आया, इसमें से 1 माइनस कर दो, तो कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है, आ रही है। उसी तरह मैं बात करूं प्रोटॉन की, प्रोटॉन की, तो नाइट्रोजन कितने हैं भाई 1, हाइड्रोजन कितना है 4, प्रोटॉन, नाइट्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं 7 होते हैं, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं 1, 7 एकम 7, 4 एकम 4, तो कितने आ जाएगा 11। इसमें प्लस या माइनस मत कर देना, प्लस माइनस सिर्फ कहाँ करते हैं इलेक्ट्रॉन पे। उसी तरह कोई बात करें न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, तो इसमें कोई पूछे नाइट्रोजन कितने हैं भाई 1, हाइड्रोजन कितना है 4, नाइट्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास माइनस नंबर, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, नंबर 7 होता है, 14 माइनस 7 7। इसी तरह बात करो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 और नंबर भी कितना होता है 1, 1 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 0। मैंने बोला था पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन कितने होते हैं 0, ठीक है, ठीक है। तो 7 एकम 7, इसका 0, 7 + 0 7, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे 7 न्यूट्रॉन होंगे, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको। बात समझ में आया? ठीक है, ठीक है, मिटा दूं? मिटा दीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने दे दिया सल्फेट आयन SO4 पे -2, कोई पूछे इस पे इलेक्ट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन, तो मुझे बता सकते हो सल्फर कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8। तो 16 एकम 16, 8 चौक 32, 6 2 8, 3 और 1 4। क्योंकि -2 है, -2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए, तो 48 पहले थे, अब 2 और ले लिए तो +2 कर दो तो कितना देंगे? 50 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आ रही है। उसी तरह मैं बात करूं प्रोटॉन की, प्रोटॉन, तो अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। सल्फर के पास प्रोटॉन कितने होते हैं? 16 होते हैं। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं। 16 एकम 16, 8 चौक 32 और ये कितने देंगे? 48। ठीक है, ठीक है। उसी तरह बात करूं मैं न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन, किसकी बात करूं? न्यूट्रॉन की। तो सल्फर कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। सल्फर के पास कितना न्यूट्रॉन होता है? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास माइनस नंबर। सल्फर का मास 32 होता है, नंबर 16 होता है, 32 में से 16 गया 16। ऑक्सीजन के पास बात करूं तो ऑक्सीजन का मास 16 होता है, नंबर 8 होता है, 16 माइनस 8, 8 हो गया। तो कितना गया? 16, 8 चौक 32, 6 2 8 और 3 और 1 4। तो ये हो गया 48। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम किसी भी आयनिक स्पीशीज कैटायन या एनायन हो तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आई? नोट करिए इसको। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट आखिरी एग्जांपल। मिटा दूं? मिटा दीजिए। जैसे मान लीजिए अपने पास हो कार्बोनेट आयन, क्या हो? कार्बोनेट आयन CO3 पे -2। कोई पूछे इसमें इलेक्ट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। ऑक्सीजन के पास 8, 6 8 3 24, कितने हो गए भाई? 30। -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो +2, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है। उसी तरह बात करूं मैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन में कितने कार्बन? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। प्रोटॉन के पास कितने होते हैं? कार्बन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 होते हैं। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं। 6 कम 6, 8 3 24, 24 6 30। ठीक है, ठीक है। उसी तरह मैं बात करूं आपके न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन, तो कार्बन कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। कार्बन के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास माइनस नंबर। कार्बन का मास 12, नंबर 6, 12 माइनस 6 6। ऑक्सीजन के पास कितने होंगे? 8, 6 8 3 24, 24 6 30। ठीक है, ठीक है। तो ये निकल गया न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको भी। बात समझ में आया? मिटा दो? मिटा दीजिए। अब मान लीजिए आपको जैसे दे दिया H2SO4, कोई पूछे इसमें इलेक्ट्रॉन बताइए। सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, कोई पूछे इलेक्ट्रॉन बताइए। तो हाइड्रोजन कितने हैं भाई? हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सल्फर कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है आपको? 4। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। सल्फर के पास 16। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 2 एकम 2, 16 एकम 16, 8 चौक 32, 6 4 10, 3 4 5 50। ठीक है। इसमें कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो इसमें कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 50। ठीक है, ठीक है। इसी तरह मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सल्फर कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4।
हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? एक ही प्रोटॉन होता है। सल्फर के पास 16 प्रोटॉन, ऑक्सीजन के पास 8, तो 2 एकम 2, 16 एकम 16, 8 चौक 32, कितने देगा भाई? 50। तो कितने प्रोटॉन होंगे? 50। उसी तरह मैं बात करूँ न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 4। हाइड्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं? याद करो, 0। सल्फर के पास न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास माइनस नंबर कर दो। सल्फर का मास 32 माइनस नंबर 16, 32 में 16 गया 16। ऑक्सीजन कितना देगा? 8, तो ये 0 आ गया, ये 16 आ गया, 32 आ गया, कितना आएगा? 48। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। कोई पूछे इसमें इलेक्ट्रॉन बताइए, तो मुझे बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। नाइट्रोजन कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, 1, 7, 24, कितना हो जाएंगे? 24, 36, 2, 32, है ना? ठीक है। कोई पूछे इसी तरह प्रोटॉन बताइए, प्रोटॉन, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। नाइट्रोजन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 3। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं भाई? 1। नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, 1, 7, 24, कितने रहेंगे? 32। ठीक है, ठीक है। अब देखो बात करो न्यूट्रॉन की। किसकी बात करो? न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। नाइट्रोजन कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। ठीक है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0, तो 0 से मल्टीप्लाई। नाइट्रोजन के पास 7, 14 माइनस 7, ऑक्सीजन के पास 8, तो यह आ गया 0, 7, 8, 24, कितना देंगे? 31। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? नोट करिए, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं और इसको एंड करते हैं हम लोग। समझ में आया? मिटाऊं? मिटा दीजिए। अब जैसे मान लीजिए अपने पास क्या दे दिया? H2O दे दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1, ऑक्सीजन के पास 8, 2 एकम 2, 8, तो कितना देंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है तो कोई प्लस कोई माइनस नहीं। उसी तरह मैं बात करूं प्रोटॉन की, प्रोटॉन की, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1, ऑक्सीजन के पास 8, तो 2 और 8, कितना देंगे? 10। उसी तरह मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन कितना होता है? 0, ऑक्सीजन के पास 8, तो 0, 8, तो कितना देंगे? 8। ठीक है, ठीक है। मिटाऊं? मिटाओ। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए C6H6 हो गया, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पूछे, तो कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6। हाइड्रोजन के पास 1, 6, 6, 36 और 6, 6, 6, 12 और 3, 4, 42। कोई पूछे इस पे बस प्रोटॉन बताइए, प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन कैसे बताएंगे? देखो हाँ, कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। कार्बन के पास प्रोटॉन 6, हाइड्रोजन के पास 1, तो कितना हो जाएगा? 6, 6, 36, 6 कम 6, तो कितना आ जाएगा? 42। उसी तरह मैं बात करूँ न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन, तो कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। कार्बन का न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 6। हाइड्रोजन के पास 0, 6, 6, 36 और 0, ऐड करोगे 36। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आज हमने सीखा कि किसी भी आयनिक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, साथ में आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आयंस बताए जो आपको याद रखने पड़ेंगे। और कोई कंपाउंड भी हो
न्यूट्रल जैसे H2 है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।